So our next topic is capillary effect, and you can say it's a consequence of surface tension. It is the rise or fall of a liquid in a small diameter tube inserted into the liquid, and such narrow tubes or confined flow channels are called capillaries. जो आपकी जो छोटी छोटी जो ट्यूब्स हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं, और उनमें जो राइज एंड अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल जो लिक्विड होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट. इसका ये हो गया आपका एग्जांपल कॉटन पिक वाला, जो कि केरोसिन लैंप में जो केरोसिन आपका राइज होता है, दिस इज ड्यू टू कैपिलरी इफेक्ट. और दूसरा एग्जांपल आप ये लीजिए, ट्रीज के अंदर जो आपके पेड़ होते हैं, ट्रीज के अंदर जो बॉटम से राइज ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, रूट से लीव्स तक आपका जो पानी जाता है वाटर के पेड्स के अंदर, जो ट्रीज के अंदर, वो किसकी वजह से जाता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी. और आपका एक टर्म है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस. ये टर्म क्या है आपकी? जैसे आपका लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर है, सपोज करिए वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वाटर कुछ इस टाइप का शेप बनाता है. उसके अंदर एक कर्व्ड सरफेस होगा इस टाइप से. ये वाटर का केस है. यहाँ पर आपका वाटर है, जो इसकी टॉप सरफेस होगी वो इस टाइप का शेप बनाएगी. अभी बताएंगे उसको क्यों बनाती है वो. ये आपका वाटर. फिर दूसरा अगर मैं आपकी बात करता हूँ मरकरी की, तो मरकरी कुछ इस टाइप का शेप बनाता है अंदर की तरफ, यानी कि कॉन्वेक्स टाइप का शेप है ये आपका मरकरी. यहाँ पर दोनों में अलग अलग टाइप का शेप बनता है. सो ये जो कर्व बन रहा है यहाँ पर या यहाँ पर, इस कर्व को हम बोलते हैं मेनिस्कस. का कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर इस टाइप का मेरा शेप आ रहा है और इस टाइप का शेप मरकरी के केस में आ रहा है, तो इस टाइप के अगर आपका शेप आ रहा है तो ये आपकी सरफेस को वेट करेगा, यानी कि इस ग्लास की सरफेस को गीला कर देगा. अगर इस टाइप का सरफेस आ रहा है, इनको बोलते हैं इट विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास, नॉन वेटी सरफेस. यहाँ पर आएगा आपका वेटी सरफेस. अगर कॉनकेव बनेगा तो वेट करेगा, कॉन्वेक्स बनेगा तो नहीं करेगा. आप मरकरी को किसी भी ग्लास के कंटेनर में डाल के देख लीजिएगा, वो, या आप अपने हाथ पे भी रख के उसको देख सकते हैं, वो आपको गीला नहीं करेगा. और पानी तो आपको पता ही है कि जैसे आप हाथ लगाते हैं वो आपको गीला कर देता है. सो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि कैपिलरी इफेक्ट कैन बी क्वांटिफाई by the contact angle. So capillary, or you can say the strength, strength, strength of capillary effect can be quantified by the contact angle. So ये कितना इसकी strength होगी वो इसके contact angle पे depend करेगी. So strength can be defined, or you can say quantify by contact angle. So how will you define this contact angle? So this is the angle, if you will draw a tangent on the surface of the liquid, then it will make a angle with solid surface. अगर आप लिक्विड की सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सॉलिड की सरफेस के साथ एक एंगल बनाएगा. दैट एंगल इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल. सिमिलरली यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये सॉलिड की सरफेस है, ये आपका हो गया एंगल फाई, कॉन्टैक्ट एंगल. सो दिस इन दिस वे यू कैन डिफाइन द कॉन्टैक्ट एंगल. अब आप यहाँ से क्वांटिफाई लिखा है तो आप यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं. अगर आपका फाई जो है, इफ योर फाई इज लेस देन 90, यहाँ पर क्या है आपका फाई लेस देन 90 है तो ये करेगा आपको वेट. इफ फाई इज ग्रेटर देन 90, नॉन वेट. अगर लेस देन 90 है तो गीला करेगा, ग्रेटर देन 90 है तो वो गीला नहीं करेगा. सो इन एटमॉस्फेरिक एयर, सपोज इफ यू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड ए ग्लास, देन जो ग्लास मेरा वाटर जो है मेरा ग्लास के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इन बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज नियरली इक्वल टू 0. ध्यान देने का, एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, यानी कि अगर ये मेरी एक ट्यूब है और इसके अंदर मेरा वाटर भरा है, ये इस टाइप से वाटर है मेरा, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपकी एयर है. सो ये जो एंगल है, अब मैं इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये सीधी जाएगी. इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ आपको. इस टाइप से ये एंगल बनाते हैं, इसमें कॉनकेव टाइप की सरफेस बनेगी इन बिटवीन ग्लास एंड वाटर. सो जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही छोटा एंगल बनेगा.
जैसा भी हमने यहाँ पे बताया था, ये मेरा सॉलिड का सरफेस है और ये इसका सरफेस है, तो ये जो एंगल है मेरा फाई, इट इज नियरली इक्वल टू 0 इन बिटवीन ग्लास एंड वाटर। सो इस वजह से यहाँ पर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो आपका सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन एक्ट्स अपवर्ड, किस डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की तरफ मेरा सरफेस टेंशन लगता है, और इसी की वजह से मेरा जो लिक्विड है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है इन स्मॉल ग्लास ट्यूब्स हैविंग वाटर, जिनमें जो सी स्मॉल ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है उसके अंदर फाई कॉन्टैक्ट एंगल नियरली इक्वल टू 0 होता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आता है कि सरफेस टेंशन एक्ट्स अपवर्ड एंड दैट्स वाई वाटर राइज अप इन दी स्मॉल ग्लास ट्यूब्स। और ये कब तक राइज होता रहेगा, जब तक ये इस लिक्विड का जो वेट है, ये लिक्विड का वेट जो है जब तक सरफेस टेंशन के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक वहां पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। सो बेसिकली वेट ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय सिग्मा एस। दिस इज नॉट टू राइज या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस कंडीशन पे आपका लिक्विड अप नहीं करेगा, जब तक ये अचीव नहीं होगा वो ऊपर चढ़ता रहेगा। एक चीज़ ध्यान देने की है, जो हम कॉन्टैक्ट एंगल की जो हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट एंगल जो हमारा बन रहा है ये वाला, इस पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है हमारा, ये डिपेंड करता है आपका बाहर क्या है। सपोज करिए यहाँ पर एयर थी तो हमने ये कॉन्टैक्ट एंगल बताया था। अब अगर मैं मरकरी की बात करता हूँ, मरकरी के अंदर आपका कैसा शेप बन रहा है, कुछ इस टाइप का बन रहा है, जैसे ये इसको ऐसे कंटिन्यू कर दे तो ये एंगल बन रहा है आपका फाई। ये मरकरी का केस है, जब यहाँ पर आपकी मरकरी है और यहाँ पर आपका एयर है, तो मरकरी समवेयर अराउंड एच जी का जो एंगल बनता है वो 130 डिग्री बनता है, 130 डिग्री। दिस इज फॉर मरकरी। अगर यहाँ से एयर आपका चेंज होगा, यहाँ पर अगर पानी आएगा देन दिस एंगल विल चेंज। सो इट इज ऑल डिपेंड ऑन द इंटरफेस, आपका किस किस के बीच में इंटरफेस बन रहा है। अगर आप लिक्विड चेंज करेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा इन बिटवीन सॉलिड एंड मरकरी। ये एंगल किसके बीच में, सॉलिड ग्लास और मरकरी के बीच में है। एक्चुअली कैपिलरी एक्शन अगर आप माइक्रोस्कोपिक की बात करें, माइक्रोस्कोपिकली भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली मीन्स इफ यू आर कंसिडरिंग एडहेसिव एंड कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्सेस। कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, ये अनलाइक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, टू डिफरेंट लिक्विड समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो एडहेसिव होगा। कोहेसिव यू कैन ऑल्सो से अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्सेस इन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा कोहेसिव, सेम टाइप के। और अगर यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर सॉलिड वॉल है, इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज नोन एज एडहेसिव। सो यहाँ पर मरकरी के केस में या वाटर इन अ ग्लास के केस में क्या हो रहा है, आपके पास वाटर है और ग्लास है, ग्लास एक सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल्स मेरे वाटर के हैं, और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सॉलिड की वॉल है उसके भी अपने कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। अगर मैं इसको बाहर निकालूँ मॉलिक्यूल को, ये 3 मॉलिक्यूल्स है, ये मेरा वाटर का है, ये भी मेरा वाटर का है और ये मेरा सॉलिड का है। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल है, तो वाटर के केस में क्या है कि ये वाला डोमिनेट करता है। डोमिनेट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल सॉलिड से के बीच में क्या है, जो रिलेटिव जो फोर्स है वो ज़्यादा है, यानी कि वाटर के खींचते हैं मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तरफ कंपेयर टू वाटर। सो एडहेसिव फोर्स यहाँ पर आपका डोमिनेट कर रहा है। दैट्स वाई वाटर क्या है, ग्लास की सरफेस को गीला कर देता है। दिस इज द रीज़न। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक साइड। अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आपको इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। और यही सेम चीज़ अगर आप मरकरी में देखेंगे, मरकरी के केस में ये वाला ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये वाला डोमिनेट करेगा यहाँ पर, ये ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू दिस वन।
ये लो है कंपेयर टू दिस वन, दैट्स वाई कि जो आपका मरकरी है वो इसको गीला नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है आपका कोहेसिव फोर्स आपका डोमिनेट कर रहा है, अगर माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस के बारे में की रिस्पेक्ट में अगर बोले। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इन अ सर्कुलर ट्यूब। सो वी कैन determine it by using the method of force balance on the cylindrical liquid column. Let us consider a cylindrical liquid column. A liquid column, this is your liquid column having a concave shape, and this is the height h of the liquid column, and at the bottom नीचे की तरफ आपका क्या है, यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, The bottom of the liquid column is at the same level as the free surface of the reservoir. जो बॉटम का जो लेवल है मेरा वो फ्री सरफेस की तरह ही है, जैसे यहाँ पर ये मेरी फ्री सरफेस है, यहाँ पर आपका जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक। तो ये और यहाँ पर भी आपका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक। सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एट द बॉटम और टॉप दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। सो दिस बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग एट द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड कॉलम, and these two effects cancel each other. Now the weight of the liquid column is approximately, you can say W equals to, weight क्या होता है आपका mg, and you can write this rho times volume and g. मास को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ रो जी, वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज दिस इज अ सिलेंड्रिकल कॉल। कैसा है ये, सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम है आपका, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। नाउ इक्वेटिंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स टू द वेट, इस वेट को आपको सरफेस टेंशन के इक्वल करना है। एक्चुअली दी वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका, ये आपका वेट जो है यहाँ पर इट इज बैलेंस्ड बाय दी सरफेस टेंशन। तो इसका ये कितना ऊपर राइज होगा, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव कि मेरा लिक्विड ऊपर की तरफ कितना राइज होगा। सो इसका जब वेट सरफेस टेंशन के बराबर आ जाएगा, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो वो राइज होना बंद हो जाएगा, एंड दैट हाइट विल बी अवर कैपिलरी राइज। अब इसको हम रखेंगे W इक्वल्स टू F सरफेस रो जी पाई आर स्क्वायर H इक्वल्स टू, अब यहां पर सरफेस टेंशन कितनी होगी, सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। आपने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या है, ये यहां पर गया, ये आपका सॉलिड सरफेस था और इनके बीच में एक एंगल बन रहा है दैट इज फाई। क्या एंगल बन रहा है, फाई। और आपका जो सरफेस टेंशन है वो क्या होती है, सरफेस टेंशन होगी आपकी 2 पाई आर, दिस इज द सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर इंटू सिग्मा एस, दिस इज योर सरफेस टेंशन एंड दिस इज 2 पाई आर। सो दिस इज द फोर्स which is acting in the vertical direction but in the upward direction opposite to weight. So आपका weight हो गया रो जी पाई आर स्क्वायर एच। नाउ इट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर सिग्मा एस, दिस इज द weight, 2 पाई आर सिग्मा एस इन दिस डायरेक्शन, ये जो आपका है। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल नहीं आया, दिस इज द रिजल्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं यहां पर बनाता हूं, दिस इज अवर 2 पाई आर सिग्मा एस एंड दिस एंगल इज फाई। आपको ये वाला ही आपको कंपोनेंट चाहिए, इसमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला। सो ये आपका कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, यहां पर बेस है ये आपका, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज योर cos phi. So 2 pi r sigma s cos phi will be your vertical component. So you can write rho g
पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 2 पाई आर सिग्मा एस कॉस फाई। यहाँ से आपको एच कैलकुलेट करना है, एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा एस अपॉन रो जी आर कोस फाई एंड यू नो आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है, आर क्या है आपका, कांस्टेंट ही है। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड्स एज वेल सच एज मर्करी इन ग्लास। अगर यहाँ पर तो आपका अदर देन मर्करी है, अगर आप मर्करी भी लेंगे तो भी आपका ये रिलेशन वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा वो मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअली इट विल गिव दी कैपिलरी ड्रॉप इन केस ऑफ मर्करी, बिकॉज इन दिस केस आपका फाई क्या होगा, आपका मर्करी के केस में जो फाई है वो आपका ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। अभी तो ये आपका इस टाइप से है, मर्करी के केस में जो बनता है आपका लिक्विड कॉलम कुछ इस टाइप से बनता है, अगर आपको याद हो तो ये जो एंगल है आपका इस सॉलिड के साथ फाई ग्रेटर देन 90 है। तो यहां पर आप फाई ग्रेटर देन 90 रखेंगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, यहां पर एच जो है आपको निगेटिव मिलेगा बिकॉज वो नीचे की तरफ जाएगा। देयरफॉर ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैपिलरी राइज कॉरेस्पॉन्ड टू ए कैपिलरी ड्रॉप। नाउ दिस इज द कैपिलरी राइज, यू कैन से दिस इज योर कैपिलरी राइज इक्वेशन। सो यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो व्हेन योर फाई इज ग्रेटर देन 90 सो एच विल बी निगेटिव एंड कैपिलरी राइज क्या होगा आपका, कैपिलरी ड्रॉप। तो एग्जांपल है इसका मर्करी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपका H है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो आपका रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे आपका रेडियस, जितनी पतली मेरी फाइन ट्यूब होगी उतना ही ज्यादा राइज होगा। जितना मेरा लो रेडियस होगा या लो रेडियस ट्यूब्स हैविंग लार्जर राइज, उनमें कैसा होगा, ज्यादा राइज होगा। एक तीसरा पॉइंट, अगर मैं एयर को वाटर में देख रहा हूं, एयर का और वाटर का कॉम्बिनेशन है, बाहर एयर है और आप वाटर का राइज देख रहे हैं एयर के साथ, तो उस केस में अगर आपका आर जो है वो रिकमेंडेड है, अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, सॉरी दिस इज नॉट आर, दिस इज डायामीटर, सो this is D. If your diameter of the tube is greater than 1 centimeter and it is recommended that there will be no rise. So minimum diameter ट्यूब का कम से कम 1 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर लिक्विड राइज। अगर आपका प्रेशर मेजरमेंट, इफ यू आर डूइंग प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग मैनोमीटर एंड बैरोमीटर, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज सफिशिएंटली लार्ज ट्यूब्स। अगर आप प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, in pressure measurement using barometer या मैनोमीटर, जब प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको लार्ज डाया की लेनी चाहिए, बिकॉज हमें अब यहां पर कैपिलरी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। अदरवाइज कैपिलरी की वजह से वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा और हम सोचेंगे कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है। सो दैट्स वाई इसका निगेटिव इफेक्ट कहां पर है, अगर आप प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि सफिशिएंटली लार्ज ट्यूब्स हो, so that we can neglect the capillary effect. एंड नेक्स्ट है आपका, ये आपका H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका डेंसिटी के भी, आपने यहां देख सकते हैं इक्वेशन में डेंसिटी के भी, और विच इज क्वाइट ऑब्वियस। जितना हल्का होगा मेरा मटेरियल उतना ही तेजी से ऊपर जाएगा, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही मेरा कम ऊपर लिक्विड जाएगा, जितना हल्का मटेरियल उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, you have to remember this equation. कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन is valid for constant dia only, constant dia only, not variable dia. इसमें आपकी जो ट्यूब है वो कांस्टेंट डाया वाली होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैपिलरी राइज। I think this is the end of your chapter theory. Now we will start
चैप्टर 10 का एंड यहाँ पर होता है। नाउ थ्योरी में, नाउ वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। जेई मेंस, एनसीईआरटी, एडवांस और नीट, ये हमारा पैटर्न रहेगा, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।